हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक में जो पोषण और स्वास्थ्य है उसमें कुपोषण के बारे में कि कुपोषण क्या होता है। ठीक है, तो कुपोषण के लिए पहले तो हम पोषण के बारे में जानते हैं कि हमें पोषण कैसे मिलता है ना। क्योंकि पोषण के ना होने से ही क्या होता है, कुपोषण होता है। तो पोषण की जो क्रिया होती है वो 3 चरणों में डिवाइड होती है। एक तो भोजन को ग्रहण करना, और एक तो भोजन को अवशोषण और उपयोग। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, फाइबर आ जाते हैं, जिनका अवशोषण होता है और फिर वो हमारे ब्लड में मिलते हैं, है ना। तो पोषण से क्या दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, ऊर्जा, टूट फूट की मरम्मत, ये सब इसका उपयोग है, किसका, पोषण का। तो कुपोषण क्या हो जाएगा, जैसे कि आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो कुपोषण हो जाएगा। अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ खाते हैं उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है आपकी आंतों द्वारा, तो कुपोषण हो जाएगा। अगर उससे ऊर्जा कम और ज़्यादा मिल रही है तो भी क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। फिर आते हैं कुपोषण की कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। पोषक तत्व को ग्रहण, अवशोषण और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में असमर्थता कुपोषण कहलाता है। अभी हमने बताया, अगर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं, या ऊर्जा कम या ज़्यादा मिल रही है तो क्या हो सकता है, कुपोषण हो सकता है। फिर WHO के अनुसार क्या होता है, WHO के अनुसार कुपोषण एक व्यक्ति में ऊर्जा या पोषक तत्व ग्रहण करने में कमियां, अधिकता और असंतुलन को दर्शाता है। कुपोषण एक व्यक्ति में जो ऊर्जा या पोषक तत्व ग्रहण करने में कमियां, अधिकता और असंतुलन को दर्शाता है, ये WHO के अनुसार है। अब कुपोषण के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, शरीर वृद्धि न होना, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होना, त्वचा का ढीला होना, बाल और त्वचा कमज़ोर होना, वजन कम होना और चिड़चिड़ापन और उदासी, ये सब क्या है, कुपोषण के लक्षण हैं। यहाँ पे हम पता है प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, मांस, अंडा, सोयाबीन, दालें और मशरूम, इन सब से हमें क्या, प्रोटीन प्राप्त होता है। अब आते हैं कुपोषण के प्रकार में। ये 2 प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। तो अल्प पोषण में कौन कौन आती हैं, ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व। ऊर्जा की कमी से मैरास्मस होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर होता है, और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा होता है। ठीक है, तो ये मैरास्मस और क्वासियोरकर तो क्या है, प्रोटीन की कमी से ही होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे और डिवाइडेड है, ऊर्जा की कमी से मैरास्मस और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर। फिर आता है अतिपोषण। अतिपोषण में कौन क्या आता है, पहला आता है BMI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे लंबाई का स्क्वायर। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो जिसका BMI 8.5 से 24.9 होते हैं वो नॉर्मल की रेंज में आते हैं, सामान्य। और अति भार में जो जिनका वेट कितना 25 से ज़्यादा हो, वो सॉरी BMI 25 से ज़्यादा होता है, वो अति भार में आते हैं। और मोटापा की श्रेणी में कौन आते हैं, जिनका 30 BMI होता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, द्रव्यमान किसी का 80 kg है और लंबाई 1.9 मीटर है, तो उसका BMI द्रव्यमान बटे मीटर का स्क्वायर, मतलब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 22.169, ये नॉर्मल की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये 18 से 24 के बीच में है। फिर आते हैं अति पोषण से रोग। अति पोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। तो अति पोषण से एक तो होती है हार्ट डिसीज यानी कि हृदय रोग, दूसरा ऑस्टियो आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन और मधुमेह। हृदय रोग मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है। और ऑस्टियो आर्थराइट क्या होती है, इसमें घुटने की जो जॉइंट्स होती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, है ना। और इनकी आइड साइड जो टिश्यू होते हैं तो ये टकराने लगते हैं, तब वो ऑस्टियो आर्थराइटिस बोला जाता है उसको। हाइपरटेंशन और ये मधुमेह जो क्या होता है, जो पैनक्रियाज से निकलता है हार्मोन, उससे रिलेटेड है ना।
फिर आती है पैनक्रिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पैनक्रिया से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस, गामा सेल ऑफ लैंगरहैंस। तो अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस से क्या ग्लूकागन निकलता है, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन निकलता है, और गामा सेल ऑफ लैंगरहैंस से सोमैटोस्टेरोन निकलता है ना, सोमैटोस्टेटेशन, स्टेरोन नहीं है। फिर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल देख लेते हैं कि प्रेग्नेंट वूमन में कितना होता है। तो उपास फास्टिंग के समय कितना होना चाहिए, 95 mg पर 100 ml में, और खाने के बाद 120 से 140 mg पर 100 ml के सैंपल में। और नॉर्मल जो पर्सन होता है उसमें फास्टिंग के टाइम कितना होना चाहिए, 80 से 120 mg, और खाने के बाद वही 120 से 140 mg पर 100 ml में। ठीक है। और एक पैनक्रिया की खोज किसने की थी, पाउल लैंगरहैंस ने की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे गर्भवती महिला में अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो बच्चे में भी ग्लूकोज ज़्यादा होगा, बच्चे का वजन ज़्यादा होगा, उससे फिर सर्जरी की कंडीशन बनेगी। ठीक है। फिर अल्प पोषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्रत्यक्ष कारण हो सकता है, अप्रत्यक्ष कारण हो सकते हैं, और अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कारण क्या, अपर्याप्त आहार, संक्रमण किसका, आंत का। अप्रत्यक्ष में अकाल सूखा आ सकता है, और अन्य कारण में गरीबी, खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, अपर्याप्त शिक्षा, आहार की उपलब्धता में कमी, ये सब अल्प पोषण के कारण हो सकते हैं। फिर आता है कुपोषण के प्रभाव। शारीरिक प्रभाव में क्या क्या आ जाता है, शारीरिक प्रभाव में आयु के अनुसार भार ना होना, है ना, अल्प भार, आयु के अनुसार ऊंचाई ना होना जिसको नाटापन कहते हैं, और आयु के अनुसार भार ना होना ये दुबलापन कहते हैं, है ना, अल्प भार, दुबलापन, नाटापन, ये सब किसकी, प्रोटीन की कमी से होती हैं, जो शारीरिक प्रभाव होते हैं। फिर आते हैं मानसिक प्रभाव। मानसिक प्रभाव में क्या, सीखने की क्षमता में कमी, तर्क शक्ति, IQ, ये सब क्या होता है, कम होता है। तो इसमें आयोडीन और B कॉम्प्लेक्स की कमी होती है पोषक तत्व में। फिर आते हैं कुपोषण को दूर करने के उपाय, कैसे दूर कर सकते हैं कुपोषण को। यहाँ तो पोषण पहला गर्भवती माता को चाहिए और दूसरा शिशु को चाहिए। तो अगर रिक्स प्रेगनेंसी कब होती है, वेट 45 हो, और HIV हीमोग्लोबिन 89 पर 100 ml हो, 18 वर्ष से कम ना हो, और शिशु 2.5 से 3.5 kg का होना चाहिए। फिर आता है पोषण, माता और शिशु में वेट गेन 13 kg का होना चाहिए माता का, पूरक आहार में टैबलेट आयरन और विटामिन की देना चाहिए, फाइबर 35 ग्राम का देना चाहिए, किसको, गर्भवती माता को, तब जाके हम उसको कुपोषण से बचा सकते हैं और उसके बेबी को। और शिशु में 0 से 6 माह तक माता का दूध प्रतिरक्षी होता है, 6 माह के बाद अर्ध ठोस भोजन देना चाहिए, 1 साल के बाद भोजन देना चाहिए, और प्यूबिक एज में पूरक आहार देना चाहिए। प्यूबिक एज मतलब 10 से 19 वर्ष की एज में, है ना। फिर दूसरा होता है स्वच्छता। स्वच्छता कैसे, ताज़ा भोजन दो, भोजन को ढककर रखें, पानी उबाल कर पिएँ, भोजन ग्रहण करने से पहले और शौच के बाद हाथ धोएं, ये सब क्या क्या हैं, स्वच्छता पे आते हैं ना, इनसे कुपोषण से बचा जा सकता है। जो बैक्टीरिया होता है उसका जन्म 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है ना, इतने टेम्परेचर के बीच में बैक्टीरिया का जन्म होता है। फिर तीसरा आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या आ जाता है, टीकाकरण, है ना, उपचार और योगा, ये सब कुपोषण से बचाव के साधन हैं। जैसे जन्म के समय 3 टीके लगते हैं, एक BCG का, OPV का और हेपेटाइटिस B का। स्वास्थ्य में और क्या क्या आ जाता है, इसमें BMI टेस्ट होता है, जिसमें अगर BMI कम या अधिक होता है, जैसे कि +25 होता है तो अतिभार की श्रेणी में आता है, +30 होता है तो मोटापा की श्रेणी में आता है। नियमित टेस्ट में ब्लड का टेस्ट होता है, जिसमें एनीमिया, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब आते हैं, है ना। अगर WBC ज़्यादा है तो ब्लड इन्फेक्शन होगा,
और थायराइड इन्फेक्शन टेस्ट, ग्रेव सिंड्रोम टेस्ट बोला जाता है ना, जिसमें वेट लॉस होता है। कोहन रोग, सिलिएक रोग, ये आंत को प्रभावित करते हैं, क्रोहन और सिलिएक रोग। ठीक है, फिर आते हैं कुपोषण को दूर करने के सरकारी उपाय। इसमें ICDS आता है, जिसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहते हैं। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से हुई। इसमें कौन कौन आते हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। और पोषण अभियान, पोषण अभियान में कौन कौन को रखा गया है? गर्भवती महिला, नवजात शिशु और प्यूबिक एज, मतलब 10 से 19 वर्ष के बच्चे, है ना। PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई। 5,000 रुपये की राशि 3 किस्त में दी जाती है। और अगला है मिड डे मील प्रोग्राम, है ना। मिड डे मील प्रोग्राम ये भी कुपोषण के लिए ही प्रारंभ किया गया था, कि माता और बच्चों को कुपोषण ना हो, है ना। फिर आते हैं कुपोषण का मापन किससे होता है? BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से। उसका फॉर्मूला ये है, बता चुके हैं। अंडरवेट क्या होता है? अल्प भार, नाटापन, बौनापन, दुबलापन, ये क्या होते हैं? अंडरवेट होते हैं। और तीसरा क्या होता है? MUAC, मिड अपर आर्म क्या है? सरफेस सर्कू फार्मेस, है ना, सर्कुल, है ना, सर्कुफेरेंस, जिसमें 0 से 5 साल के जिनकी मान वैल्यू है, अगर 0 से 5 साल के बच्चे हैं तो उनकी 13.5 से ज़्यादा है तो सामान्य है, और 13.5 सेंटीमीटर से अगर उनकी कम है तो वो कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आर्म की लंबाई। फिर आता है स्वेलिंग, सूजन पैरों में। पैरों पर सूजन वाले क्षेत्र में अंगूठे के निशान से पता लगाना, है ना। पैरों के जो निशान होते हैं, अगर पैर के जो तलवे होते हैं उनमें, तलवे के जो ऊपर का पार्ट होता है उनमें अगर आप थंब से उनके पैरों पे प्रेस करेंगे तो वो अंगूठे का निशान बन जाता है, जिसे सूजन कहते हैं ना। सूजन से कुपोषण का पता लगा सकते हैं। क्वाशियोरकर और मैरास्मस 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों में होता है। ये 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में क्या होता है? एक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। क्वाशियोकर क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है ना, जिससे सूजन आती है पैरों में और पेट में। एंडेमा, शरीर के भागों में द्रव भरने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमा बोलते हैं। और मैरास्मस सभी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, है ना। क्वाशियोकर क्या होता है? 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है, और मैरास्मस 1 साल के बच्चों में होता है ना। 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों में मैरास्मस होता है, और क्वाशियोकर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। और इसमें फैट दिखाई देता है। क्वाशियोकर में मतलब फूले फूले बच्चे दिखाई देते हैं सूजन के कारण, और इसमें फैट दिखाई नहीं देता है। किसमें? मैरास्मस में। अब यहाँ कुछ सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के जो है सारणी दी है, उसको देख लेते हैं कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, कवक, प्रोटोजोआ से, है ना। अरे यार, देखिए वायरस से कौन कौन से होते हैं? रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, कोरोना, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद यानी मम्स, है ना। और बैक्टीरिया से प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, न्यूमोनिया, सिफिलिस, हैजा, टाइफाइड। और कवक से गंजापन, दमा, खाज, खुजली, एथलीट फूड। और प्रोटोजोआ से पायरिया, काला ज्वर, मलेरिया, पैचिस, सोने की बीमारी। ये सब सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ से हमने अधिकांशतः रोगों के बारे में पढ़ चुका है। सिर्फ रह गया है हर्पीज, मेनिंजाइटिस और प्लेग, है ना। प्लेग के बारे में रह गया है, प्लेग के बारे में नहीं पढ़ा। सिफिलिस के बारे में, मतलब जितने रोग रह गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वो किस विषाणु से होते हैं और किसको प्रभावित करते हैं। जैसे हर्पीज किससे होता है? हर्पीज विषाणु से होता है। प्रभावित अंग क्या है? त्वचा, स्किन। लक्षण क्या है? बुखार, रैसेस, जलन करते हैं। और मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस विषाणु से होता है ना। और प्रभावित किसको करता है? मेनिनजस झिल्ली को, है ना, सूजन कर देता है। प्लेग किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। थर्सीनिया पेस्टिस,
है ना। कौन फैलाता है प्लेग? चूहा। प्रभावित त्वचा काला कर देता है और लंग्स अभी वायु कुपिका में प्लेग निमोनिया हो जाता है जिसको बोला जाता है। सिफिलिस, इसका जीवाणु है ट्रेपोनेमा सिफिलिस पैलिडम, है ना। फैलती है एसटीडी यौन संबंध से। प्रभावित अंग क्या है? लैंगिक अंग, बांझपन है। लैंगिक अंग और बांझपन हो सकता है सिफिलिस से। एसटीडी मतलब एड्स, हेपेटाइटिस सी, बीसीडी और गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब एसटीडी संक्रमण होते हैं। फिर यहाँ पायरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोटोजोआ से होता है एंटा अमीबा जिंजीवाइटिस। प्रभावित दांत और मसूड़े होते हैं। मसूड़ों से खून, मुंह से दुर्गंध और दांत का टूटना, ये सब क्या पायरिया के लक्षण हैं। प्रोटोजोआ फैलाता है इनको ना। पैचिस क्या होता है? ये भी प्रोटोजोआ से होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिका। फैलती है ये वाटर और फूड से। प्रभावित है पाचन तंत्र और छोटी आंत, और दस्त हो सकते हैं इससे, पैचिस से। तो ये हमारा कुपोषण एंड होता है। इसके आप नोट्स चाहे तो बना लीजिएगा या आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।